गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूँ दीपिका यादव। 1 घंटे हम आपके साथ अगले रहेंगे और साथ ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपके सामने हम रखेंगे हर रोज की तरह। जी हाँ, आपके राज्य की खबरें भी आपको बताएंगे, आपके शहर की खबरें भी आपको बताएंगे, मौसम का मिजाज कुछ बदला हुआ है वो खबर भी आपको बताएंगे और साथ ही क्या कुछ चल रहा है दुनिया में, दुनिया भर की खबरें भी आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की। तो आज के इस बुलेटिन की शुरुआत हम हिमाचल प्रदेश की खबर के साथ करने वाले हैं। हिमाचल के जितने भी ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर जबरदस्त बारिश हो रही है और प्रदेश को अब तक करोड़ों का नुकसान हो चुका है और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बादल फटने की भी खबर है। हिमाचल प्रदेश के बंडी जिले से भी ऐसी तस्वीर सामने आई है जो वाकई परेशान करने वाली है। कहीं सड़क पर मलबा पड़ा हुआ है और पर्यटक जहां के तहां फंसे हुए हैं। बादल फटने के बाद हालात और भी खराब हो गए और मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिन बारिश ऐसे ही जारी रह सकती है। हिमाचल में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर कई जगह भूस्खलन हुआ है। अब मंडी से सामने आई इन तस्वीरों को देखिए, कैसे पहाड़ से पत्थर और मलबा भर कर सड़क पर आ गिरा, जिसके चलते पूरा रास्ता बंद हो गया। भारी भरकम मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। सड़क किनारे खड़े लोग रास्ता खुलने का घंटों से इंतजार कर रहे हैं। मौसम की मार के चलते लोक निर्माण विभाग को 27 करोड़ का नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक हिमाचल में 301 सड़कें बंद हैं, जिससे लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से प्रदेश को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। कई इलाकों में बादल फटने की घटनाएं भी सामने आई हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी स्थित शिकारी देवी में बादल फटने से करीब 200 पर्यटक और श्रद्धालु फंस गए। इन श्रद्धालुओं को स्थानीय प्रशासन ने 6 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित निकाला। कई जगहों पर भूस्खलन के चलते लंबा जाम देखने को मिल रहा है। 20 घंटे बाद मंडी कुल्लू राजमार्ग पर यातायात आखिरकार शुरू हो गया। हालांकि मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सिरमौर और मंडी में भारी बारिश के चलते बाढ़ की चेतावनी जारी की है। तो देश के कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है और कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में भी बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन प्रभावित है। जी हाँ, गुना की तस्वीर आपको दिखाएंगे किस तरीके से पूरा शहर पानी पानी हो चुका है। घर हो, दुकान हो, अंडरपास हो, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। अभी फिलहाल क्या हालात है वो दिखाती एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के गुना जिले में बारिश का कहर देखने को मिला है। मूसलाधार बारिश के चलते जल भराव ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। आने जाने वालों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए, अंडरपास पानी से लबालब भरा नजर आ रहा है। घुटनों से ऊपर तक पानी में लोग आने जाने को मजबूर हैं। पानी इतना ज्यादा भर गया कि वाहन जहां तहां फंसे जा रहे हैं। नतीजा ये कि लोगों को वाहन पैदल लेकर जाना पड़ रहा है। सड़कें जलमग्न होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश की वजह से कई इलाकों में बिजली गुल रही। अब इस तस्वीर को देखिए, बारिश के मार के बावजूद लोगों को मजबूरी में अंडरपास से गुजरना पड़ रहा है। ये लोग शव का अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। मजबूरी देखिए, लबालब पानी के बावजूद इन लोगों को इस अंडरपास से होकर जाना पड़ रहा है। अंडर ब्रिज में पानी भरने की समस्या कोई पहली बार नहीं आई है। पिछले 3 साल से लोग ऐसे हालात से दो चार हो रहे हैं, लेकिन रेलवे प्रशासन पानी भरने की समस्या का अब तक कोई हल नहीं निकाल सका है। पूरे शहर की कमोबेश ऐसी ही हालत है। जगह जगह जल भराव देखने को मिल रहा है। रुक रुक कर हो रही बारिश लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है। कई जगहों पर गाड़ियां खराब हो जाने से हालात बद से बदतर हो गए। नतीजा ये हुआ कि लोगों को धक्का मारकर गाड़ियों को आगे ले जाना पड़ा। जल भराव के चलते शहर में लंबा जाम लग गया। घंटों लोग जाम में फंसे रहे। मौसम के बिगड़े अंदाज से जनजीवन
बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अगले कुछ दिन लोगों को इसी तरह मौसम की मार का सामना करना पड़ सकता है। और बारिश का कहर तो देखिए राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर मूसलाधार बारिश की वजह से कई गांव के संपर्क आपस में टूट चुके हैं। जालौर में तो स्थिति ऐसी बनी कि मृतक का अंतिम संस्कार करना भी मुश्किल हो पड़ा। जरा तस्वीरों को आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि मूसलाधार बारिश की वजह से हालात किस कदर बिगड़े हुए हैं। पानी घुटनों तक भरा है, इसके बावजूद ये लोग इसमें जा रहे हैं। इन्हें श्मशान घाट जाना है। ये तस्वीरें राजस्थान के जालौर की हैं। बारिश इतनी तेज हुई है कि बड़े इलाके में पानी भर चुका है, सड़कें नालों में बदल चुकी हैं। हालात ये हैं कि अंतिम संस्कार की भी मुश्किल हो रही है। ये लोग पानी में आधे डूबे डूबे अर्थी लेकर जा रहे हैं, कमर तक पानी में डूबी है। अपनी जान हथेली पर लेकर ये लोग करीब 1.5 किलोमीटर ऐसे ही गए ताकि मृतक का अंतिम संस्कार किया जा सके। इस इलाके में लूनी नदी का पानी आने से नेहड़ क्षेत्र में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। इसी पानी की वजह से पावटा गांव चारों ओर से घिर गया, कई घर टापू बन गए। तेज बारिश ने राजस्थान में भी मुसीबत बढ़ा रखी है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई हिस्सों में जिंदगी पटरी से उतर गई है। दीपिका, वैसे बारिश में तापमान गिरने से मौसम तो सुहाना होता है, लेकिन सड़कों पर जब पानी भर जाता है वो बहुत परेशानी का सबब बन जाती है, जिसकी वजह से हादसे भी होते हैं। दिल्ली से भी एक ऐसा मामला सामने आया है। जी हाँ, वो मामला ये है कि ट्रक देखते ही देखते हादसे का शिकार हो गई और ये जो पूरी घटना है वो सीसीटीवी में कैद हो गई। आप ही देखिए वहाँ पर हुआ क्या था। पूर्वी दिल्ली के खिचड़ीपुर इलाके से एक वीडियो सामने आया है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोमवार को अचानक रेत से भरा एक ट्रक देखते ही देखते पलट गया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। ट्रक के आगे जा रहे 2 लोगों की जान बाल बाल बची। दरअसल सड़क धंसने से ड्राइवर ट्रक को संभाल नहीं पाया और देखते ही देखते ट्रक एक तरफ पलट गया। ट्रक में लदी रेत भी नीचे ढेर हो गई। किसी तरह से ड्राइवर अपनी जान बचाकर बाहर निकला। आज ऊपर वाले की मेहर रही है। जो सुबह मैं स्कूल में मेन गेट पे खड़ा था, यहाँ से डंपर आ रहा था रेत का, और जब वो इसमें पलटा तो कोई व्यक्ति नहीं था, नहीं तो बहुत बुरी घटना घट सकती। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर काफी गुस्सा है। दरअसल ये इलाका मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र में आता है। लोगों का कहना है कि सड़क को लेकर कई बार शिकायत करने के बावजूद सुनवाई नहीं हो सकी है। जल बोर्ड है या कोई भी हो, वो सही ढंग से काम क्यों नहीं करता? आप अंदर जाके गोस्वामी मार्ग पे देखिए रोड कैसी हालत हो रही है। हम बार बार लिखकर भी देते हैं और इनको सूचना भी आप समय समय पे कराते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जैसा नाम है खिचड़ीपुर का, ऐसे यहाँ का काम होते हैं। तो देखिए, हिंदुस्तान के तो हालात आपको बता रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी मौसम की मार पड़ती हुई नजर आई है। यहाँ पर बिजली गिरने से पाकिस्तान के पंजाब में बिजली गिरी, जिसमें महिलाओं समेत बच्चे 20 लोगों की मौत हो गई, 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यानी लाहौर से जो तस्वीरें आई हैं वो वाकई परेशान और हैरान करने वाली हैं। पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो चले हैं। भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान मौसम की मार झेलने को मजबूर है। मूसलाधार बारिश ने पहले से हैरान परेशान पाकिस्तान की हालत और खस्ता कर दी है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारी बारिश और बिजली गिरने से जुड़ी घटनाओं में महिलाओं और बच्चों समेत 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अब लाहौर से सामने आई इन तस्वीरों को देखिए, कैसे अंडरपास बारिश का पानी समंदर में तब्दील हो गया है। लबालब पानी से भरे इस अंडरपास को लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। बाइक सवार पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। गाड़ियों के पहिए पानी में मानो कहीं खो गए हों। कई गाड़ियां पानी में फंसकर खराब हो गई हैं। जहां तक नजर जा रही है, सिर्फ पानी की मनमानी देखने को मिल रही है। रविवार और सोमवार को पाकिस्तान के पंजाब के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई, जिसके चलते जगह जगह जल भराव के हालात बन गए। कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए तो कई जगहों पर घर गिरने की खबरें भी सामने आई हैं। पाकिस्तान के मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 30 जून तक इस आसमानी आफत से पाकिस्तान को राहत मिलने के आसार नहीं हैं।
और दिल्ली के प्रगति मैदान के टनल में जिस तरीके से दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, उसने सबके होश उड़ा दिए हैं और साथ ही कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। और इसी पूरे मामले को लेकर के दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर देर रात तक पेट्रोलिंग की और साथ ही हर एक गाड़ी की जांच भी की गई, चेकिंग भी की गई। और अभी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ताजा अपडेट ये है कि 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है पुलिस ने। दिल्ली में दिन दहाड़े हुई लूट के बाद दिल्ली पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। प्रगति मैदान के पास टनल में ये लूट हुई थी, जहां एक कैब को रुकवाकर बाइक सवारों ने डिलीवरी एजेंट से 2 लाख रुपए लूट लिए थे। पुलिस अभियुक्तों की तलाश कर रही है। दिल्ली के कई इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। ये तस्वीरें देर रात कनॉट प्लेस इलाके की हैं। पुलिस ने कई गाड़ियों की जांच भी की। अभी तक 2 अभियुक्तों को पकड़ा जा चुका है, बाकियों की तलाश हो रही है। देखिए, इसमें 2 एक्यूज्ड हैं, उनको अभी हमने एप्रीहेंड किया है। बाकी एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो गए हैं, उनके लिए रेड्स जारी हैं और जैसे ही बाकी को एप्रीहेंड किया जाएगा आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। दिल्ली में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। लूटपाट की घटनाएं लगातार हो रही हैं और एक घटना ऐसी 24 तारीख को देखने को मिली, जब एक शख्स साजन कुमार नाम के जब इस टनल से, जो प्रगति मैदान का टनल है, उससे लाल किला से सामने से होते हुए जब ये गुरुग्राम की तरफ जा रहे थे तो उनसे लूट की वारदात की गई, जिसमें उनके पास से जो बैग था जिसके अंदर पैसे थे, उस पैसे को, उस बैग को लेकर जो अपराधी है वो लूटकर फरार हो गए। जिस तरह से दिल्ली के प्रगति मैदान इलाके में ये लूट की घटना हुई, उससे दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कैसे देश की राजधानी में इस तरह की वारदात हो जाती है। और खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि 7:55 पर जरूर देखें हमारा खास शो फ्रेश एंड फास्ट। फिलहाल अभी बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां पर एक बार एक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। ड्रोन उड़ता हुआ दरअसल दिखाई दिया, जिससे जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट पर आ चुकी हैं। एक महिला से पूछताछ की जा रही इस मामले में और आपको ये भी बता दें कि ड्रोन कहां पर दिखा, इस महिला का इस ड्रोन से क्या कनेक्शन था और क्या मकसद था इस ड्रोन को उड़ाने का, ये सब कुछ इस रिपोर्ट के जरिए समझिए आप। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास बिना इजाजत ड्रोन उड़ाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर ड्रोन को जब्त कर लिया है। ड्रोन उड़ाने वाली महिला का नाम मोमो मुस्तफा है, जो कि बांग्लादेश के ढाका की रहने वाली है। मोमो की उम्र 33 साल है, जो कि पेशे से फोटोग्राफर है। इसी साल 2023 में उसे 6 महीने के लिए पर्यटक वीजा मिला था। मोमो मुस्तफा 25 जून को भारत आई थी और 5 जुलाई को वापस जाने का प्लान है। ड्रोन को कब्जे में लेकर पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है। बहुत सारी ब्लॉग देखा, किसी भी ब्लॉग में किसी ने नहीं बताया कि यहाँ पे ड्रोन अलाउ नहीं है। दरअसल दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि अक्षरधाम मंदिर के पास ड्रोन उड़ रहा है, जिसके बाद स्पेशल सेल, आईबी समेत तमाम खुफिया एजेंसियों के लोग वहां पहुंच गए। जांच करने पर पाया गया कि ये ड्रोन बांग्लादेशी फोटोग्राफर मोमो मुस्तफा का है। तो ड्रोन कहाँ से लिया था आपने इंडिया में? नहीं, वो तो मैं बांग्लादेश से लेके आई। एयरपोर्ट पे तो नहीं अलाउ करते। एयरपोर्ट अलाउ नहीं कर सकते। इस महिला के पास ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं थी, लिहाजा पुलिस ने आईपीसी की धारा 188 के उल्लंघन के मामले में केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। वो बंद था, बैरिकेड था, तो मैंने सोचा इतनी दूर से देखते हैं, अंदर की फोटो लेते हैं। वो मुझे वो रास्ते में जहाँ पे लिखा है ना फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड, वहाँ तक तो मैंने किया ही नहीं। बता दें कि अक्षरधाम मंदिर दिल्ली ही नहीं देश के अहम पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ देश विदेश के हजारों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, लिहाजा इस इलाके में ड्रोन उड़ाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। पीओके पर राजनाथ सिंह की हुंकार, तेलंगाना में केसीआर को झटका और साथ ही विपक्ष की बैठक पर सिंधिया की चुटकी। और इसके अलावा क्या है देश की खबरें, 2 मिनट में आपको दिखाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया। जम्मू में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, पीओके में जो जुल्म ढाया जा रहा है उसी से मांग उठेगी कि हमको भारत में मिलना है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीओके भारत का हिस्सा था, है और आगे भी रहेगा। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर
एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। कांग्रेस ने तेलंगाना के सीएम केसीआर की पार्टी बीआरएस को बड़ा झटका दिया है। पूर्व सांसद पोंगुलेटी श्रीनिवासन रेड्डी, तेलंगाना के पूर्व मंत्री जुप्पल्ली कृष्ण राव समेत 35 नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में इन नेताओं ने पार्टी का हाथ थामा। तेलंगाना में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक में जीत के बाद जिस तरह तेलंगाना में सत्ताधारी बीआरएस में कांग्रेस ने सेंध लगाई है, वो चुनावी स्टंट लग रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पटना में आयोजित विपक्षी दलों की संगोष्ठी पर चुटकी ली। बैठक में लालू यादव के राहुल गांधी से विवाह करने के आग्रह किए जाने की बात पर सिंधिया ने कहा, शायद इसी विषय पर ये पूरी संगोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसका मूल मंत्र तो यही रहा। 14 पार्टियों का दल का असर जरूर रहेगा। जो लालू जी ने राहुल जी को अपने दिल की बात सुनाई है। दिल्ली में बिजली महंगी होने जा रही है। ऊर्जा नियामक ने बिजली वितरण कंपनियों को दाम बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, जिसके चलते बिजली के दामों में 10% तक इजाफा होगा। दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद से राजधानी में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी इसे फ्री बिजली का धोखा बता रही है, तो वहीं दिल्ली सरकार आम लोगों पर इस महंगाई का असर नकार रही है। इसके चलते आज दिल्ली बीजेपी सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन करेगी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में बैठे गोल्डी बराड की गैंग की तुलना एनआईए ने दाऊद इब्राहिम की गैंग डी कंपनी से की है। एनआईए के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड का टेरर सिंडिकेट बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम का था। एनआईए ने इसका दावा आतंकी गैंगस्टर साजिश मामले में दायर आरोप पत्र में किया है। एनआईए के मुताबिक बिश्नोई गैंग में 700 से ज्यादा शूटर्स हैं। इन शूटर्स में 300 सिर्फ पंजाब से जुड़े हैं। और अगली खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां पर बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अपराधियों ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसे सुनकर देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बिल्कुल, सरे बाजार एक युवक अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की और 1-2 नहीं 7 से 8 अपराधी उसके ऊपर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार करते रहे। देखिए खबर। एमपी के इंदौर में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इन तस्वीरों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ बदमाश एक युवक की जान लेने पर उतारू हैं। सरे बाजार एक युवक को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। आसपास से लोग गुजर रहे हैं, रुकते हैं, तमाशा देखते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। कोई बचाने सामने नहीं आता। एक बदमाश चाकू से हमला करता नजर आ रहा है। चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और युवक जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ता भागता नजर आ रहा है। पूरे मामले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें 8 से 10 बदमाश हमला करते नजर आ रहे हैं। युवक को ताबड़तोड़ हमले कर लहूलुहान कर दिया जाता है। आनन फानन में लोग इस युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाते हैं, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी होती है। दिन दहाड़े हुई हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने पर गांधीनगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वीडियो के आधार पर हत्याकांड की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि 7:55 पर जरूर देखिए हमारा खास शो फ्रेश एंड फास्ट। और चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की, जहां एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। और सवाल सबसे बड़ा ये है कि कैसे कोई एक शव के साथ 10 दिनों तक एक ही कमरे में बंद रह सकता है। जी हाँ, जब उस कमरे से बाराबंकी के घर से अजीब सी स्मेल आई तो लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। और जब पुलिस उस घर पर पहुंचती है तो पुलिस ने जो देखा, पुलिस के भी होश उड़ गए। आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। यूपी के बाराबंकी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक बूढ़ी महिला एक शव के साथ कई दिनों से रह रही थी। बताया जा रहा है कि जो शव बरामद किया गया है वो इस बुजुर्ग महिला के नाती का है। शव पूरी तरह से सड़ चुका था, लेकिन बावजूद इसके ये बुजुर्ग महिला उसी कमरे में शव के साथ रह रही थी। इलाके के लोगों को जब बदबू महसूस हुई तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी।
मौके पर पहुंची पुलिस जब कमरे में पहुंची तो वहां के हालात देखकर दंग रह गई। तो बच्चा कभी बाहर नहीं निकलता था? बच्चा निकलता था, जब भी निकलता था उसी के साथ में, और वो महिला हमेशा उंगली पकड़ के ले जाती थी, हालांकि 18-20 साल का लड़का था फिर भी। अच्छा, पढ़ता नहीं था? पढ़ता तो नहीं, पढ़ाया लिखाया उसने कुछ नहीं, मतलब अपना साथ ही नहीं छोड़ता था? हाँ, अपना साथ ही नहीं छोड़ती थी, जो उसको भी अपना पागल बना दिया था उसको। मृतक युवक की उम्र लगभग 20 साल के करीब बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। वहीं बुजुर्ग महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और विक्षिप्त महिला है और पागल तो है ही है खैर, क्योंकि जब घर से निकलती है तो ये गालियाँ वगैरह देने लगती है, कोई भी हो, कोई भी, इसलिए कोई मोहल्ले का आदमी इससे बात नहीं करता है। उनके बाकी परिवार वाले कहाँ हैं? फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की असल वजहों के बारे में पता चल सकेगा। और चलिए अगली खबर बिहार के गोपालगंज की आपको दिखाते हैं, जिसे देख करके आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, मारपीट का ये वीडियो भी सामने आया है और इस जमीनी विवाद में किसान की हत्या भी कर दी गई। पूरा मामला था क्या, इस रिपोर्ट में देखिए आप। जमीन विवाद में खूनी मारपीट की ये तस्वीरें बिहार के गोपालगंज से सामने आई हैं। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे हमलावर पहले लाठी डंडे से किसान और उसके भाई पर हमला करते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ हमलावर चेहरे पर कपड़ा भी बांधे हैं। ये मारपीट खूनी रूप ले लेती है। ये देखिए, एक शख्स नीले कपड़े पहने एक शख्स के सिर पर डंडा मारता है। उसके बाद एक दूसरा शख्स उसे भाला घोंप देता है, जिसके बाद उस किसान की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। मृतक का नाम घनश्याम मिश्र था। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हम अपने जमीन में बांध बनवा रहे थे, बीरबल यादव द्वारा रंगदारी मांगा गया। 9 जाने पर 14 तारीख को हमारे भाई द्वारा आवेदन दिया गया। थाना कोई रिस्क नहीं लिया, सीरियस नहीं लिया। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम बीरबल यादव और संजय यादव हैं। आपसी विवाद का मैटर आ रहा है और जमीनी विवाद सामने आ रहा है मामला, इसको हम लोग आगे देख रहे हैं। ये घटना विजयपुर थाना क्षेत्र के कुर्थिया गांव की है, जहां तनाव फैला हुआ है। बाकी के अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम छापेमारी कर रही है। और खबरें और भी है, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकने का हो चला है। और जब ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको दिखाएंगे फतेहपुर से लव जिहाद का मामला, धोखा और उसके बाद मर्डर। पूरी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश में लव जिहाद के मामले आए दिन श्रोता सामने आ रहे हैं। हालांकि ताबड़तोड़ कार्रवाई भी इस पर हो रही है, लेकिन इस तरीके के जो मामले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक और ऐसा ही मामला सामने आया उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से। जी हाँ, फतेहपुर में जो युवक अपना नाम सोनू बता रहा था, बाद में पता चला कि वो तो सिकंदर है। और इतना ही नहीं, उस पर युवती से दुष्कर्म का आरोप भी लगा है और विरोध करने पर उसने युवती पर ताबड़तोड़ हमले किए और उसकी जान ले ली। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। सोनू उर्फ सिकंदर नाम के आरोपी पर युवती को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सिकंदर ने अपनी असली पहचान छिपाकर पहले लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसके साथ कई बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। रेप करने के बाद आरोपी शव को सड़क पर फेंक कर फरार हो गया। पुलिस ने गंभीर हालत में युवती को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी मौत हो गई। 22 जून की रात्रि में एक लड़की शादी समारोह में शामिल होने बिंदकी गई थी। वहां पे इसके साथ दुष्कर्म की घटना करने के बाद इसे घायल कर दिया गया था, जिसका इलाज हेलेट हॉस्पिटल लखनऊ में कानपुर में चल रहा था, जिसकी आज डेथ हो गई है। अभियुक्त को तत्काल अरेस्ट कर लिया गया था, उसे जेल भेजा गया था 376 आईपीसी में, 307 आईपीसी में। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में अपने गुनाह को कबूल किया है। वहीं इस घटना के बाद हिंदू संगठन आग बबूला है। और हम पत्थर से सर को इतना कुचला है कि मरा हुआ समझ करके छोड़ करके चले गए हैं। ये दुर्दांत घटना है। इस घटना का प्रतिकार विश्व हिंदू परिषद सहित समस्त हिंदू समाज सड़कों पर करेगा। और सुपर पावर अब खबर बिहार से, जहां पर कैबिनेट विस्तार की चर्चा हो रही है। माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की कैबिनेट में कोई नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं।
हाल में पटना में विपक्षी एकता की तस्वीर दिखाने की कोशिश भी की गई, लेकिन इस पर कई तरह के सवाल भी खड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि अब आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्षी एकता पर निशाना साधा और साथ ही ये भी दावा किया है कि जेडीयू पूरी तरह से खोखली हो चुकी है। तेईस जून को पटना में एक साथ कई विपक्षी दलों की मीटिंग हुई थी, विपक्षी एकता की बात हुई थी और उसके बाद अब चर्चा है बिहार में नीतीश सरकार के कैबिनेट विस्तार की, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के 2 नए चेहरों को नीतीश मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इस बीच राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्षी एकता की मुहिम में जुटे नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया है। कुशवाहा ने दावा किया है कि जेडीयू पूरी तरह खोखली हो चुकी है। देखिए, जेडीयू बिल्कुल अब खोखला हो गया है, हम तो बार बार कहते रहे, वहाँ कुछ नहीं बचा है। जो कुछ दिख रहा है बाहर से वह भी नहीं बचने वाला है। कुशवाहा दावा कर रहे हैं कि जेडीयू के कई सांसद और विधायक उनके और दूसरी पार्टियों के संपर्क में हैं। कोई बहुत सारे लोग उसमें से मुझसे भी संपर्क में हैं, बहुत सारे लोग बीजेपी से संपर्क में हैं और जगह भी लोग संपर्क में होंगे। कुल मिला कर वहाँ कोई नहीं रहने वाला है अंततः। आप चुनाव के समय तक देखिएगा। कुशवाहा के दावों में कितना दम है ये भी जल्दी ही पता चल जाएगा और विपक्षी एकता कितनी ताकतवर है ये भी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि 7:55 पर जरूर देखिए हमारा खास बुलेटिन फ्रेश एंड फास्ट। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां जब से योगी सरकार आई है तब से अपराधियों में खलबली मची हुई है और अब तो जो एक्शन लिए जा रहे हैं उसे तो अपराधी त्राहिमाम करते नजर आएंगे। जी हाँ, क्योंकि यूपी पुलिस की तरफ से ऑपरेशन कन्विक्शन अब चलाया जाएगा, जिसके तहत अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो 1 महीने के अंदर कार्रवाई करते हुए एक्शन भी लिया जाएगा। जब से यूपी के सीएम बने हैं योगी आदित्यनाथ, अपराधियों को यूपी में डर लगने लगा है और अब उनका ये डर और बढ़ने वाला है, क्योंकि अब यूपी पुलिस गैंगस्टर, रेप और लव जिहाद जैसे मामलों में सख्ती बरतने जा रही है। यूपी पुलिस ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू करने जा रही है। आपको बताते हैं कि ऑपरेशन है क्या। इसके तहत 3 दिन के अंदर चार्ज फ्रेम होंगे और 30 दिन के अंदर ट्रायल की कार्रवाई खत्म कराई जाएगी। इस ऑपरेशन के अंतर्गत पॉक्सो एक्ट के मामले होंगे। बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोकशी के अपराध को भी शामिल किया गया है। कमिश्नरेट और जनपद में पॉक्सो एक्ट के समस्त अपराधों के अतिरिक्त उपरोक्त श्रेणी के 20-20 अपराधों को चिन्हित किया जाएगा और चिन्हित अपराधों से संबंधित अभियोगों में उत्कृष्ट एवं समयबद्ध विवेचना संपादित कराकर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जाएगा। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत ये कोशिश की जाएगी कि न्याय जल्दी से जल्दी मिले। थाना प्रभारी और कमिश्नरेट और जनपद प्रभारी पर भी इसकी जिम्मेदारी होगी। सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाने की कोशिश होगी। मॉनिटरिंग सेल का भी गठन होगा। एक वेब पोर्टल भी डेवलप किया जा रहा है। महिला सुरक्षा कानून भी सख्त होंगे। और देखिए, बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या नीतीश के मंत्रिमंडल में कांग्रेस की एंट्री होगी, और साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहां पर सियासी चाय बनाई है। चलिए 2 मिनट में आपको दिखाते हैं पॉलिटिकल के सेगमेंट में। पटना में 23 जून को हुई विपक्षी दलों की बैठक में जिस तरह से सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पर अध्यादेश को लेकर जो बर्ताव किया, उससे राहुल गांधी काफी नाराज हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी का मत है कि पंजाब और दिल्ली यूनिट के विरोध के बावजूद कांग्रेस हाईकमान ने आम आदमी पार्टी के लिए नरम रुख अपनाया था। लेकिन जिस तरह से आप नेताओं के बयान सामने आए हैं, उससे लगता है कि पार्टी के प्रदेश संगठनों के सुझावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पीएम नरेंद्र मोदी के मिस्र की अल हकीम मस्जिद जाने पर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। आज इजिप्ट की एक मस्जिद में गए, अच्छा दिखा मुझे भी। देश के प्रधानमंत्री, चलिए आप और मैं काशी की मस्जिद में जाते हैं, मैं आपके साथ आने को तैयार हूँ। वहीं एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी पीएम मोदी पर हमला बोला, बल्कि अपने मतलब के लिए वहाँ गए ताकि वाह हो जाए उनकी कि भाई मस्जिद में गए थे। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी के हमले का जवाब बीजेपी की तरफ से भी आ गया है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ओवैसी पर बड़े सवाल खड़े किए।
पूरी देश दुनिया का आप टेलीविजन देखते हैं रोज, हमने कभी नहीं देखा वो इसी किसी मंदिर के जाने के बारे में सोचे भी हैं, जबकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के सिद्धांत पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अगले महीने पंचायत चुनाव है, जिसको देखते हुए सीएम ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी टीएमसी के लिए चुनावी अभियान तेज कर दिया है। पार्टी को मिशन के तहत जनता को साधने के लिए सीएम ममता आज जलपाईगुड़ी के माल बाजार में गई, जहां पर ममता बनर्जी ने दुकान में न सिर्फ चाय बनाई बल्कि लोगों को पिलाई भी। और कुछ दिन पहले आपको याद होगा पूर्व सीएम कमलनाथ के पोस्टर्स लगे थे और अब मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर्स चिपकाए गए हैं। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में ये स्थिति बनी हुई है और चलिए इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कि कैसे वहां पर चुनाव से पहले पोस्टर वॉर तेज है। मध्य प्रदेश में शुरू हो चुकी है पोस्टर वॉर। पहले पूर्व सीएम कमलनाथ के वांटेड वाले पोस्टर लगे और अब मौजूदा सीएम शिवराज के पोस्टर गली गली लग चुके हैं। ये तस्वीरें इंदौर की हैं। शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर लगे हैं। पोस्टर पर 50% लाओ, फोन पे काम कराओ जैसे कोड लिखे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये पोस्टर कांग्रेस ने लगाए हैं। सिर्फ दीवारों पर ही नहीं, इस तरह के पोस्टर ऑटो पर भी देखे जा रहे हैं। एमपी कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से भी इस तरह के पोस्टर ट्वीट किए हैं, जिसमें भोपाल, इंदौर के अलावा दूसरे शहरों में लगे पोस्टर भी दिखाए गए हैं। कुछ दिनों पहले इंदौर में कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व सीएम कमलनाथ के भी पोस्टर लग गए थे। दोनों पार्टियों के नेता अब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पोस्टर्स की शुरुआत किसने करी? ये बड़े तरीके से बीजेपी ने एक थर्ड पार्टी से पोस्टर लगवाने शुरू किए। उसके बाद अपने लोग भी लग गए। किसको रोके? सर, शुरुआत तो उन्होंने ही शुरू करी। तो हमने पोस्टर लगा था तभी कहा था। अब ये फेक कॉल आ गया, एक दूसरे को परेशान करने का जो क्रम कांग्रेस में चल रहा है, इससे आप कांग्रेस के अंदर खाने का समझ सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस में परेशान करने का सगल चल रहा है। दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं के पोस्टर लगे हैं, लेकिन अभी तो ये सिर्फ शुरुआत मानी जा रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, एक दूसरे पर निशाने और तेज होते जाएंगे। और आगे और कर्नाटक में बीजेपी को पिछले विधानसभा चुनाव में हार मिली थी और उसके बाद अब आपसी झगड़े की तस्वीर सामने आने लगी है। दरअसल विजयपुर में बीजेपी की जो बैठक थी वो हंगामे में तब्दील हो गई। ये पूरा मामला था क्या, क्यों ये हंगामा हुआ, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक की है, जहां जमकर हंगामा मचा। ये बैठक कर्नाटक के विजयपुर शहर में हो रही थी। विजयपुर नगर विधायक बसंत गौड़ा पाटिल यत्नाल के समर्थकों ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ नाराजगी जताई और हंगामा किया। और ये सब पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई की मौजूदगी में हुआ ये था कि कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और दूसरे बीजेपी नेता आगे आए। इस मौके पर विजयपुर विधायक बसंत गौड़ा पाटिल यत्नाल मंच पर मौजूद नहीं थे। समर्थकों की जिद थी कि जब तक यत्नाल मंच पर न आ जाए तब तक कार्यक्रम शुरू नहीं किया जाए। समर्थकों ने मंच पर बैठे बीजेपी के नेताओं के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। कर्नाटक में मिली हार के बाद ये कहा जा रहा है कि यत्नाल लगातार राज्य बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बना रहे हैं। अब इस तरह की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। यत्नाल के समर्थकों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और बीजेपी नेताओं को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।